जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जिसे भौतिकी कहते हैं। और भौतिकी सामान्य अध्ययन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ठीक है, भौतिकी की कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं पिछली क्लास में, और ये भौतिकी की दूसरी क्लास है। आइए हम देखेंगे कहाँ तक हमने पढ़ लिया है, क्या चीज़ें बची हैं, उसके आगे से हम इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। हमने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ लिया है? फिजिक्स में हमने ये देखा कि इसकी परिभाषा क्या है। हमने परिभाषा देख लिया है, इसका अर्थ समझ लिया। फिजिक्स में हमने देखा कि 8 भागों में इसको बांटा गया है। 8 भागों में इसको हमने बांटा अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, ताकि हम अलग अलग सेक्शन में इसका अध्ययन कर सकें। ठीक है, ये हमने देखा। अब इसमें जो सबसे पहली जो शाखा थी वो थी क्या? यांत्रिकी। क्या थी दोस्तों? यांत्रिकी। यांत्रिकी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने क्या क्या चीजें देखी थी क्रम से। हमने देखा था भौतिक राशियों के बारे में। हमने क्या देखा था? भौतिक राशियां देखी थी। भौतिक राशियों के बाद हमने देखा था मात्रकों के बारे में। मात्रकों के बारे में हमने पढ़ा था। मात्रकों के बारे में हमने देखा था कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा था एक मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। फिर हमने क्या देखा था दोस्तों? हमने देखा था संपूरक मात्रक होते हैं, संपूरक मात्रक होते हैं। और तीसरा क्या था? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। 3 चीजें हमने देखी थी मात्रकों में। मूल मात्रक देखा था, संपूरक मात्रक देखा था, और व्युत्पन्न मात्रक देखा था। व्युत्पन्न मात्रक से ही शुरू करना है। तो हमने मूल मात्रकों को समझ लिया, संपूरक को भी देख लिया। ये 2 थे, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन, ये संपूरक मात्रक थे। अब इतनी चीजें हमने देख ली थी। हमने बहुत महत्वपूर्ण मात्रक की जो है प्रणालियां देखी थी। जो प्रणालियां हैं, मूल प्रणालियां, महत्वपूर्ण प्रणालियां हमने देखी थी। महत्वपूर्ण जो भी प्रणालियां हैं मापन की प्रणाली हमने देखा था। कौन कौन सी देखा था? सीजीएस देखा था, हमने एफपीएस देखा था, हमने क्या देखा था? एमकेएस देखा था, और हमने सर्वप्रमुख और सबसे ज्यादा प्रासंगिक, जिसको मान्यता प्राप्त है, जिसको हम आज वर्तमान समय में मान्यता देते हैं, वो प्रणाली कौन सी है? सिस्टम इंटरनेशनल। ये हमने देखा था। हमने आपको ये बताया था कि 1967 में कहाँ पर? जेनेवा में। 1967 में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महासंघ ने ये निश्चित किया कि एसआई जो है प्रणाली को हम अपनाएंगे। ठीक है, ये कहाँ अपनाई गई? जेनेवा में 1967 में। इसी के आधार पे जो है मापन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सीजीएस भी हमने देखा था, एफपीएस, एमकेएस। एमकेएस से ही इस प्रणाली को लिया गया है, एक तरह से एमकेएस प्रणाली से इसको लिया गया। हमने देखा था लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रकों में सेम वही मात्रक हैं जो हमको एसआई प्रणाली में मिलते हैं, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल इसका रूप है, इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। हमने महत्वपूर्ण मात्रक प्रणालियों को भी देख लिया था दोस्तों। अब आगे जो हमें पढ़ना है, आगे पढ़ना है हमें व्युत्पन्न मात्रकों के विषय में। हमको क्या पढ़ना है? व्युत्पन्न मात्रकों के विषय में आगे आज की क्लास में पढ़ना है। तो ये रिवीजन हो गया आपका, मुझे उम्मीद है पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा। आइए व्युत्पन्न मात्रकों को देखा जाए। आइए देखते हैं ये क्या है और कौन सा मात्रक किस राशि के लिए रखा गया है।
ठीक है, आइए देखा जाए दोस्तों व्युत्पन्न मात्रकों को। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब क्या होता है? जो दो मात्रकों से मिलकर बनाए जाते हैं। ऐसे राशियों के मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं जो दो या दो से अधिक मात्रकों को मिलकर बनाए जाते हैं, वही है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, जिनको दो से अधिक या दो से सृजित किया जाता है उन्हें ही हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ मूल राशियां। कुछ मूल ऐसी राशियां हैं जिनके व्युत्पन्न मात्रक हमको देखना है। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को देखते हैं। क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू एल। लंबाई गुणे चौड़ाई किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्षेत्रफल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, तो मीटर गुणे मीटर हो गया। ये क्या हो गया? या क्या हो गया? m इंटू एम। अब मीटर गुणे मीटर, ठीक है, मीटर गुणे मीटर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर किसका सूत्र हो गया? ये किसका मात्रक हो गया? ये मात्रक हो गया हमारा व्युत्पन्न मात्रक। क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक में जो पहला मात्रक हमने देखा वो क्या है? मीटर स्क्वायर। क्या है? मीटर का वर्ग। ये किसका है? क्षेत्रफल का है। इसमें देखिए दो मात्रकों से, एक मात्रक मीटर था, दूसरा भी मात्रक मीटर था, दोनों को हमने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया, हमें एक नया मात्रक मिला मीटर स्क्वायर। मतलब मीटर क्या है? ध्यान दीजिएगा, मीटर क्या है? मूल मात्रक है। मीटर क्या है? मूल मात्रक है। लेकिन मीटर स्क्वायर क्या है? ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक मूल मात्रकों को मिला के हम व्युत्पन्न मात्रक को बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज क्लियर हो गई। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल। अब देखते हैं आयतन को, देख लेते हैं। आयतन, आयतन किससे कहते हैं? आयतन किससे कहते हैं दोस्तों? लंबाई और चौड़ाई का जब हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है क्षेत्रफल। हमें क्या मिलता है दोस्तों? हमें क्षेत्रफल मिलता है। इसी तरह जब हम इसमें लंबाई और चौड़ाई में जब हम ऊंचाई का गुणा कर देते हैं, मतलब आयतन ज्ञात करने के लिए, किसी भी वस्तु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें ऊंचाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। किसी वस्तु की एक दूरी हमको पता करनी हो तो हमें केवल लंबाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें चौड़ाई की भी आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह जब हम आयतन निकालते हैं तो हमें ऊंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर इसका सूत्र क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो चलिए हम मात्रक को भी देख लेते हैं, किसका व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा। मीटर गुणे मीटर बराबर हो गया मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देख लेते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो यहाँ सेम ऐसे ही हम कर देंगे, मीटर गुणे मीटर। तो ये तो हो गया हमारा लंबाई और चौड़ाई। अब इसी में हमको क्या करना है? ऊंचाई का गुणा कर देना, मीटर। अब बराबर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर का घन या मीटर का क्यूब। ठीक है, मीटर घन, मीटर का घन हो गया मीटर क्यूब, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो मतलब 3 मीटर हो गया, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। यहाँ पर 2 से अधिक हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया? 2 से अधिक हो गया, तो ये क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक था वैसे यहाँ पर भी ये व्युत्पन्न मात्रक है। आप देख रहे होंगे कि कैसे हम 2 या 2 से अधिक मात्रकों को मिला के हम एक व्युत्पन्न मात्रक की रचना कर रहे हैं। क्लियर? चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसी तरह जो है अगली जो राशि है वो हम देखते हैं घनत्व।
घनत्व। आयतन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया। ये आयतन को क्या कहेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम हम आयतन के लिए इस्तेमाल करते हैं। घनत्व के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? घनत्व के लिए इस्तेमाल करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है दोस्तों? घनत्व होता है। डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व होता है। तो आइए देखते हैं, घनत्व को देखते हैं। घनत्व को हम कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितने आयतन में, ठीक है, कितने आयतन में एक पार्ट द्रव्यमान का जो होगा वो क्या होगा? घनत्व होगा। मान लीजिए ये किसी चीज का आयतन है, अब इसमें अगर ये भाग लिया जाए तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? घनत्व होगा। घनत्व निकाला जाता है किसी भी पदार्थ में अणुओं की जो संख्या है वो कितना डेंस है या कितनी सघन है, इसी आधार पर उस वस्तु का जो है घनत्व निकाला जाता है। मतलब द्रव्यमान किसमें? आयतन में। मतलब पर वॉल्यूम में हमको क्या निकालना है? मास निकालना है। हमको क्या निकालना है? मास। द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। आयतन को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। मतलब मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, ठीक है। हमको मास निकालना है, एक निश्चित इकाई वाले आयतन का हमको क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो ये आपने समझा। अब देखिए इसका सूत्र क्या बनाएंगे? द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा दोस्तों? किलोग्राम, और इसका आयतन का क्या होगा? मीटर सेकेंड। अब हमने यहाँ पर देखिए आयतन का क्या निकाला है? मीटर क्यूब निकाला है। हमने क्या निकाला है दोस्तों? मीटर क्यूब निकाला है। तो अब देखिए हमने बस क्या किया कि हमने द्रव्यमान का मात्रक रख दिया और हमने क्या किया, उसके नीचे हमने रख दिया किसका मात्रक? इसका, आयतन का। क्योंकि द्रव्यमान बटे आयतन मतलब होता है सूत्र किस चीज का? घनत्व या डेंसिटी का। तो इसी तरह हम जब देखेंगे जो मात्रक उत्पन्न होगा, मात्रक जो व्युत्पन्न होगा यहाँ पर वो क्या होगा? किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होगा? किग्रा प्रति मीटर क्यूब। स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पर आयतन का है, ठीक है। या इसको लिखेंगे किग्रा प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, अगर हम इनको गुणा कर दें तो किग्रा मीटर -3 का पावर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इन दोनों चीजों को, आगे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसका मात्रक क्या हो सकता है? किग्रा प्रति मीटर क्यूब हो सकता है, या आप इसको कह सकते हैं किग्रा मीटर पावर -3, ठीक है। ये कैसे हम डिराइव किया? हमने इसको लिया किग्रा और मीटर का हमने भाग दिया, किग्रा में हमने मीटर क्यूब का भाग दिया, तो हमारा ये मात्रक उत्पन्न हो गया किग्रा प्रति मीटर क्यूब या किग्रा मीटर पावर 3, और वो होगा माइनस में, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। चलिए घनत्व भी हो गया। अगली इकाई हम देखते हैं क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम एक मात्रक होगा तो मूल होगा, लेकिन दो या दो से अधिक मात्रकों को जब हम मिला रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है? वो क्या बन जा रहा है? व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए अगला जो है वो क्या है? चाल। अगला देखेंगे हम, वो क्या है? चाल। अगली राशि हम निकालेंगे चाल के बारे में। देखिए चाल, चाल, चाल को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पीड कहते हैं। चाल को क्या कहते हैं दोस्तों? स्पीड कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र है दूरी बटे समय। क्या है? दूरी बटे समय। अब दूरी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस पर टाइम, मतलब चाल है क्या? डिस्टेंस पर टाइम, मतलब एकांक समय में चली गई दूरी या तय की गई दूरी ही क्या है? चाल है। अब देखिए इसका सूत्र हमें पता चल गया। अब दूरी को हम किस में नापते हैं? हम नापते हैं मीटर में। हम किस में नापते हैं दूरी को? मीटर में नापते हैं। टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड में।
सेकंड में। यहाँ देखिए मीटर मूल मात्रक है, सेकंड मूल मात्रक है, लेकिन हम दो मूल मात्रकों से क्या निर्माण कर रहे हैं, व्युत्पन्न मात्रक का। तो मीटर प्रति सेकंड यहाँ क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर, मीटर प्रति सेकंड हो गया व्युत्पन्न मात्रक। किस चीज का, चाल का। ठीक है, चाल का क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको हम गुणा करके लिखना चाहें तो मीटर सेकंड -1 का पावर। ठीक है, पावर -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें सही है। क्लियर हुआ। तो हमने देख लिया चाल का व्युत्पन्न मात्रक क्या है, वो है मीटर प्रति सेकंड, या कह सकते हैं मीटर सेकंड पावर -1। क्लियर। चलिए अब चाल के बाद हम देखते हैं वेग को। ठीक है, इसी के साथ हम वेग को देखते हैं। वेग, हम देखते हैं वेग को। वेग, वेग को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग किसको कहते हैं, देखिए सूत्र से ही समझ में आ जाता है, इसकी परिभाषा समझ में आ जाती है। विस्थापन, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है, विस्थापन आपको पता ही होगा। विस्थापन क्या है, देखिए जब एक निश्चित दिशा में कोई वस्तु दूरी तय करती है तब वो क्या होता है, विस्थापन होता है। बहुत छोटा सा अंतर है दूरी और विस्थापन में। दूरी अदिश राशि है, दूरी क्या है, दूरी क्या है दोस्तों, अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है। और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। इसका मतलब ये हुआ कि दूरी तो कोई भी हो सकती है तय की गई। जैसे यहां से कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ चलती है और यहाँ से होते होते फिर यहाँ उतनी दूर वापस आ जाती है, तो हो सकता है चली गई दूरी जो है, नहीं यहाँ से यहाँ तक चलती है, तो मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु चलना शुरू की थी, यहाँ से ये यहाँ तक तय करते हुए मान लीजिए ये 10 किलोमीटर दूर यहाँ पहुंची। ठीक है, यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसने कितनी दूरी की, 10 किलोमीटर। और यही वापस ये अपने जहाँ चलने के प्रारंभिक स्थान था यहाँ पर फिर वापस आ गई, तो इसकी तय की गई दूरी क्या होगी, 20 मीटर होगी। अगर ये 10 मीटर एक तरफ की है, तो अगर इसने सीधा वापस जो है अपने स्थान पे आके अपनी यात्रा समाप्त की, तो कितनी दूरी चली है, 20 मीटर दूरी इसने तय की। और अगर इसी को समझने का प्रयास करें, विस्थापन इसमें कितना होगा, अगर यही बताया जाए विस्थापन, तो विस्थापन यहाँ से चली गई दूरी मतलब अंतिम स्थान माइनस प्रथम स्थान। अगर ये केवल यहाँ से चलती और यहाँ तक ये चीज रुक जाती, ये वस्तु रुक जाती, तो ये 10 मीटर इसका विस्थापन हो जाता। कितना हो जाता है, 10 मीटर। 10 मीटर नहीं तो इसका अगर ये निकालेंगे हम, पास पास निकालेंगे इसको, अच्छे से दूसरी फिगर में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चल रही है, अब यहाँ होते होते ये मान लीजिए यहाँ पहुँच गई, ए पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है, तो ये पूरी दूरी मान लीजिए 10 मीटर है। ठीक है, तो 10 मीटर दूरी अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई वस्तु चलती है, तो यहाँ तक तो तय की गई दूरी 10 मीटर है, लेकिन मान लीजिए यहाँ से फिर वापस ये होते हुए यहाँ अपने स्थान पे आ जाती है, तो ये टोटल 20 मीटर है। कितनी है, 20 मीटर है। लेकिन विस्थापन के साथ उल्टा है। विस्थापन के साथ दोस्तों अगर कोई वस्तु यहाँ ए स्थान से चलती है, बी तक अगर वो चलती है तब तो दूरी मान लीजिए 10 मीटर हो गई, लेकिन अगर बी से ये वापस आ जाती है यही मूल स्थान पे, तो इसका विस्थापन कितना होगा, 0 मीटर विस्थापन होगा। यही दूरी 20 मीटर है और विस्थापन कितना हो गया, 0 मीटर, क्योंकि वो प्रारंभिक स्थान पर वापस आ चुकी है। मतलब अंतिम स्थान माइनस प्रारंभिक स्थान, तो कितना हुआ, 0 हो गया। विस्थापन दूरी में इतना है। इसका मतलब ये पता होना चाहिए कि दिशा क्या है। अब दिशा देखिए, ये वापस इसी दिशा में वापस आ गई, तो विस्थापन 0 तभी हुआ, यही पता चला कि वापस ही आई तभी विस्थापन हुआ।
और विस्थापन जो है दिशा को बताता है, तभी हमको पता चला ना कि ये दूरी जो है कितनी हो गई, 0 हो गई, वरना हमें ये ना पता चलता कि वो किस दिशा में जा रही है। कहने का मतलब विस्थापन के लिए हमें दिशा का बताना आवश्यक है। चलिए ये चीज हमने समझ ली यहाँ पर। अब देखिए सूत्र इसका क्या है, सूत्र इसका विस्थापन बटे समय है, किसका, वेग का। सूत्र क्या है, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन को भी हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। विस्थापन को हम किस में नापते हैं, जैसे हम दूरी को मीटर में नापते हैं वैसे हम विस्थापन को भी मीटर में ही मापते हैं। अब मीटर का कितना, किसका भाग देंगे हम इसमें, समय का भाग देंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे। अब मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इसका भी मात्रक होगा, मीटर प्रति सेकंड, या हम इसको अगर गुणा करके लिखें तो मीटर सेकंड का पावर -1। अब देखिए दोस्तों, हमने देखा था चाल का भी जो है मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक मीटर प्रति सेकंड है या मीटर सेकंड पावर -1 है। इसी तरह दूरी, इसी तरह जैसे ये वेग का है, वेग का मात्रक ये है, इसी तरह ये चाल का भी मात्रक है। ठीक है, मतलब चाल और वेग दोनों का मात्रक व्युत्पन्न कौन सा होगा, मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड पावर -1। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अंतर सिर्फ यहाँ दूरी और विस्थापन का है। चाल में दूरी बटा समय होता है और वेग में विस्थापन बटा समय होता है। मतलब वेग भी क्या है, सदिश राशि है, ये भी क्या है, एक सदिश राशि है जो राशि को बताता है, मतलब एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, ये बात है। चाल मतलब केवल वो चाल में दूरी तय की गई प्रति एकांक समय में, और वेग में अंतर क्या होता है, विस्थापन हुआ प्रति एकांक समय में, दोनों में ये अंतर होता है। तो जिस तरह वेग सदिश राशि है इसी तरह विस्थापन सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, और चाल में दूरी बटा समय जो है इसका सूत्र है, दूरी क्या है, अदिश राशि है। लेकिन इसका जो मात्रक होगा, ध्यान दीजिएगा, मात्रक जो चाल और वेग का होगा दोनों का व्युत्पन्न मात्रक एक ही होगा, जो क्या है, मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड पावर -1। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए इसको हमने थोड़ा और डिटेल में अच्छे से समझा दिया। मान लीजिए आपको पता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सदिश और अदिश की बात है। अब त्वरण देख लेते हैं दोस्तों, हम क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। त्वरण क्या है, त्वरण को हम एक्सीलरेशन कहते हैं, एक्सीलरेशन को त्वरण कहते हैं। एक्सीलरेशन होता क्या है या त्वरण क्या होता है, व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं, हम बाइक या स्कूटर चलाते हैं तो हम जो एक्सीलरेट करते हैं हम उसको एक्सीलेटर कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेटर। उसको एक्सीलेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम वेग को परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेग को परिवर्तन कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, प्रति एकांक समय में। अब देखिए वेग परिवर्तन, उसका वेग बढ़ा रहे हैं ना। अच्छा वेग क्यों, हम वेग क्यों कहते हैं, चाल क्यों नहीं कहते, क्योंकि त्वरण एक निश्चित दिशा में होता है। ध्यान दीजिएगा, त्वरण भी क्या है, सदिश राशि है। त्वरण क्या है दोस्तों, त्वरण क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है, एक निश्चित दिशा में होना जरूरी है। इसलिए वेग परिवर्तन होगा मतलब एक दिशा में होगा प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में। मतलब वेग परिवर्तन प्रति एकांक समय में जो होता है वही कहलाता है त्वरण। वही क्या कहलाता है दोस्तों, त्वरण कहलाता है। ये एकदम क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, अब देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड, वेग परिवर्तन किसमें होगा, वेग परिवर्तन किसमें होगा, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में होगा। ठीक है, अब देखिए समय कितना है, सेकंड का। तो अब जो है जब इसको हम बदलेंगे, जब हम इसको बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड सेकंड मिलके मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, ये सूत्र हमारा जो वेग परिवर्तन में जो है प्रति एकांक समय में है, इससे हमारा कौन सा व्युत्पन्न मात्रक निकलेगा,
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं मीटर सेकंड पावर -2। क्या कह सकते हैं? मीटर सेकंड पावर -2 या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हम देखते हैं बल। बल को देखते हैं जिसको फोर्स कहते हैं। फोर्स का हम व्युत्पन्न मात्रक देख लेते हैं। फोर्स जिसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल या फोर्स। बल का सूत्र क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर ma। सूत्र आपको याद ही होगा। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? मास, और त्वरण को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। ठीक है, ये इसका सूत्र है। ठीक है, अब इसका हम निकालते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकलेगा? अब देखिए, द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं? किलोग्राम, और त्वरण को मीटर नहीं, इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, द्रव्यमान में गुणा करेंगे। किग्रा गुणे त्वरण का क्या था? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम सूत्र है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और यहाँ पर जब मात्रक को हम इसी तरह रखेंगे तो किग्रा किसका मात्रक हो गया? किलोग्राम, द्रव्यमान का हो गया, और त्वरण जो है हो गया, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2। पावर -2। क्लियर हुआ? अब ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। ये क्लियर हुआ? बल का क्लियर हुआ। द्रव्यमान गुणे त्वरण F बराबर m × a। अब इसमें देखिए हमने कैसे निकाला? द्रव्यमान का किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका है? त्वरण का है। इससे हमने निकाल लिया कि किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ, या इसको जैसे कि हमने बताया आप इसको ये भी कह सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं कुछ और राशियों के हम व्युत्पन्न मात्रकों को देखेंगे। ठीक है, संवेग को देखते हैं। संवेग। संवेग, संवेग को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। संवेग को हम क्या कहते हैं दोस्तों? संवेग को हम मोमेंटम कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी या वेग। ठीक है, अब इसका जब हम व्युत्पन्न मात्रक जो है निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा? द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे? किलोग्राम। किलोग्राम हो गया इसका, और वेग का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड वेग का भी है मात्रक, और चाल का भी मात्रक है। बस इतना ध्यान रखना है कि वेग क्या है? सदिश राशि है, और चाल क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, हमको यही केवल ध्यान रखना है। हमने निकाल लिया यहाँ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया, या हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -1। ठीक है, ये संवेग का सूत्र हो गया, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, इसको हम कहते हैं m × v। ठीक है, अब इसमें किलोग्राम को हमने मीटर प्रति सेकंड से गुणा कर दिया तो ये आया, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए एक अब दूसरा देख लेते हैं। आवेग देख लेते हैं। आवेग का व्युत्पन्न मात्रक देख लेते हैं। आवेग को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स। आवेग को हम क्या कहेंगे? इम्पल्स कहेंगे। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? आवेग का सूत्र क्या होगा? आवेग का होगा बल गुणे समय। बल गुणे समय किसका मात्रक होगा?
इसका मात्रक क्या होगा, बल गुणे समय, इसका सूत्र हो गया। मात्रक क्या होगा इसका, अब बल, यहाँ बल को हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे, और ये समय को क्या कहेंगे, टी। आवेग या इंपल्स का सूत्र क्या है दोस्तों, आवेग का सूत्र क्या है, बल गुणे समय, मतलब फोर्स इनटू टाइम। अब इस आधार पर हम इसका मात्रक निकालेंगे, व्युत्पन्न मात्रक बहुत सिंपल है। बल का न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसका क्या होता है, सेकंड होता है, इसका समय का, ठीक है, बहुत सिंपल है। आयोग या इंपल्स का सूत्र क्या है, बल गुणे समय, ठीक है, बल गुणे समय, और इसका जो है व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा दोस्तों, न्यूटन सेकंड। क्लियर हुआ। चलिए, व्युत्पन्न मात्रक और भी सारे हैं, हम इनको अगली क्लास में भी देख लेंगे, ठीक है। तो कुछ व्युत्पन्न मात्रकों को हमने देखा, हमने राशियों को सूत्र के रूप में भी देखा, और इन्हीं सूत्र के आधार पे हम कैसे व्युत्पन्न मात्रकों को बनाते हैं ये हमने देखा। ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा अगर आप इस सूत्र के आधार पे मात्रकों को निकालेंगे, व्युत्पन्न मात्रकों को बनाएंगे, जो कि हमने पहले बताया ही है कि 2 या 2 से अधिक मात्रकों को मिला के हम व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। कहीं अगर कंफ्यूजन है तो इस सूत्र से आप व्युत्पन्न मात्रकों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हम बाकी मात्रकों को देखेंगे और एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।